आज की हमारी कहानी पेरिस के 6 माफियाओं के ऊपर आधारित है, जिनके हाथों में चोरी, लूटपाट, खून खराबा, जिस्म फरोशी जैसे तमाम धंधे थे। अगर कोई उनके धंधों को हथियाने या फिर कोई गद्दारी करने की कोशिश करता तो उनको निपटाने के लिए उन्होंने फ्यूरी को रखा था। एक तरह से फ्यूरी उन 6 गॉडफादर्स की ढाल थी। इस वेब सीरीज का नाम है फ्यूरी, जो कि 2024 में नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है, जिसे हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये है लीना और उसके साथ में है उसका बॉयफ्रेंड एली। लीना एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जबकि एली एक पुलिस वाला। दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में है। आज लीना का बर्थडे है। इस बर्थडे पर एली लीना के पेरेंट्स से मिलने के लिए जिद करता है ताकि उसके पेरेंट्स से अपने शादी की बात कर सके, लेकिन लीना हर बार किसी न किसी बहाने उसे मना कर देती थी, क्योंकि लीना के पेरेंट्स अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उसके डैड उन 6 माफियाओं के अकाउंटेंट थे। हवाले का पैसा लेना और उन्हें क्रिमिनल्स के अकाउंट में डालना उनका काम था। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि एली को उनके बारे में पता चले। हर रोज की तरह वो फ्रेश वगैरह होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसके डैड ने उसके बर्थडे पर $2 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। लीना तुरंत अपने घर पहुंची। दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात उसकी माँ से हुई। उनसे मिलने के बाद वो अपने डैड से मिली। उसे डर था कि इन पैसों के ट्रांजैक्शन के वजह से उसके पापा कहीं कोई मुसीबत में न पड़ जाए। उसकी माँ ने बताया कि उसके पापा इन सब में माहिर है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उन पैसों के सोर्स तक कोई नहीं पहुंच सकता। फिर भी लीना को हमेशा उनके लिए डर लगा रहता था। उसका ये डर भयानक ख्वाब में उस वक्त बदल गया जब उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक गोली लीना के डैड के खोपड़ी को चीरती हुई निकल गई। उसकी माँ ने उसे तुरंत सेफ रूम में ले जाकर बंद कर दिया और खुद गन लेकर बाहर निकल गई। बाहर धड़ धड़ गोलियों की आवाज सुन लीना को डर सताने लगा था कि कहीं उसकी माँ को भी कोई मार न दे। कुछ वक्त बाद कोई सेफ रूम को भी गैस कटर से काटने लगा। दरवाजा खुला तो पता चला कि वो पुलिस वाले थे। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव केता को दिखाया जाता है, जो लीना के पिता के मर्डर केस की छानबीन कर रही थी। उनसे पता चला कि लीना की माँ जिंदा है। डिटेक्टिव केता ने यह भी अनुमान लगा लिया था कि शायद उसके डैड के मर्डर के पीछे फ्यूरी का हाथ हो सकता है। वैसे फ्यूरी कैसी दिखती है ये पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता था। डिटेक्टिव केता ने लीना के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने डैड के सारे इनक्रिप्टेड डेटा को अनलॉक करे और फ्यूरी का हुलिया बताने में मदद करे तो वो उसके अकाउंट में आए उन हवाला के पैसों वाली बात दबा लेगी। पर लीना ने उसकी कोई बात नहीं मानी, इसीलिए उसे 6 महीने की जेल हो गई। जेल में एक गार्ड चेकिंग के नाम पे उसे हर रोज इधर उधर टच करता था। कैदी बिना बात के उससे झगड़ा करते और पीटते रहते थे। इससे परेशान होकर वो एक बुक के जरिए लड़ना और बचाव करना सीखने लगी। इसके लिए उसके पास वक्त ही वक्त था। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन डिटेक्टिव केता जेल में उससे मिलने आई। उन्होंने बताया कि लीना के डैड का मर्डर केस ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि लीना के डैड डिपार्टमेंट के नजरों में तो थे ही मुजरिम, पर कोई सबूत नहीं था, इसलिए बचते रहे। अब जब उनका मर्डर हो गया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने भी तहकीकात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस वक्त लीना ने फ्यूरी के बारे में कुछ बताया होता तो शायद डिटेक्टिव केता किसी नतीजे पर पहुंच चुकी होती। वैसे लीना भी फ्यूरी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर जब से पता चला कि पुलिस ने उसके डैड के कातिलों को ढूंढना बंद कर दिया है, फाइल बंद हो चुकी है, तो वो खुद फ्यूरी के बारे में जानकारी जुटाने लगी। एक लड़की से पता चला कि अंडासेल में एक लड़की है, वो शायद कुछ बता सकती हैं। लीना ने तुरंत एक प्लेट उठाया और एक गार्ड के मुंह पर दे मारा। पूरे जेल में टेबल पीटने और हुर्रे हुर्रे की आवाज गूंज उठी, क्योंकि लीना ने उसी गार्ड को मारा जो लड़कियों से छेड़खानी करता था। इसके लिए उसे अंडासेल में डाल दिया गया। यही तो वो चाहती थी। अंडासेल में जो लड़की थी वो किसी फाइटर से कम नहीं दिख रही थी। फिर भी लीना ने उसके सामने भौकाल बनाते हुए पूछा, ए लड़की, फ्यूरी के बारे में क्या क्या जानती है? चल बता फटफट। 1 सेकंड में उस लड़की ने लीना का भूत बना दिया। वही लीना ने भी उस किताब के जरिए दांव पेंच सीख रखा था। वो भी कुछ कम नहीं थी। चंद मिनटों में ही वो उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई और उगलवा लिया जो उसे जानना था। कुछ दिनों के बाद लीना सजा काटकर बाहर निकल आई। जेल के बाहर एली उसका इंतजार कर रहा था, पर उसने उसको इग्नोर किया क्योंकि उसे अपने पापा के कातिलों को ढूंढना था। इसमें वो एली को घसीटना नहीं चाहती थी। यहाँ से वो सबसे पहले अपने माँ से मिलने गई। पता चला कि उस दिन के गोलीबारी में घायल होने के बाद उनका यादाश्त जा चुका था। उसकी माँ उसकी बातें समझ तो नहीं पा रही थी, फिर भी जेल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उनसे बताकर रो पड़ी। जाते जाते उसने माँ से वादा किया कि वो अपने पापा के कातिलों को नर्क पहुंचाकर ही दम लेगी। एक जगह कुछ झोलर काला बाजारी का गेम खिलवा रहे थे। लीना वहीं रुककर उन पर नजर रखने लगी। दरअसल
उस अंडा सेल वाली लड़की ने यही बताया था कि फ्यूरी की जगह उसे काले धन का पीछा करना चाहिए। इस तरह वो फ्यूरी तक तो नहीं, पर फ्यूरी के लोगों तक जरूर पहुंच सकती है। लोगों से पैसे जीतने के बाद वो जोलर अपना कमीशन काटकर सारा पैसा एक आदमी के हाथ में रख दिया। अगले पल एक लड़का उस आदमी से पैसे लेकर एक दुकान पे गया। दुकानदार ने वो पैसे लेकर उस लड़के को चलता किया। इतने में लीना भी उसका पीछा करते हुए दुकान में पहुंची, पर दुकानदार का मिजाज देख उसे वहां से भागना पड़ा। दूसरी ओर हमें फ्यूरी को दिखाया जाता है। उसका एक खबरी खबर लेकर आया था कि लीना जेल से बाहर निकल चुकी है और फ्यूरी को ही ढूंढ रही है। फ्यूरी ने उस खबरी से कहा, मुझे उसकी पल पल की खबर मिलती रहनी चाहिए। फिर लीना की फोटो एक खुफिया जगह लगा दी, जहां पर शायद लीना के बचपन के फोटोज पहले से ही लगे हुए थे। इधर लीना उस दुकानदार का पीछा करते हुए और 2 लोगों तक पहुंची। वो दुकानदार से पैसे लेकर कार की डिक्की में डाले और आगे बढ़ गए। लीना उनका पीछा करते करते एक कसीनो में पहुंची, जो कि एक शिप के अंदर था। यहाँ केवल गैंगस्टर ही भरे पड़े थे। पैसों पर नजर रखने के चक्कर में वो एक ऐसे खेल में फंस गई जिसके नियम बहुत खतरनाक थे। एक ओरसो नामक गैंगस्टर तो उसके पीछे ही पड़ गया। किसी तरह लीना उससे पीछा छुड़ाकर बाहर निकल आई। बाहर एक कचरे की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग कसीनो का सारा कचरा लौट कर रहे थे। लीना को समझते देर नहीं लगा कि इसी कचरे के आड़ में ये पैसों को माफियाओं तक पहुंचाते होंगे। इधर वो खबरी लीना के पल पल की खबर फ्यूरी तक पहुंचा रहा था। यहां से लीना वापस हॉस्पिटल पहुंची, पर दरवाजे वगैरह बंद हो चुके थे। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इतने में एली ने उसे आवाज लगाया। वो यही कार में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उससे मिलकर पता चला कि वो दिन भर हॉस्पिटल के बाहर लीना के आने का इंतजार करता रहा। 250 मैसेजेस किए। इसका मतलब तो यही था कि वो उसे दीवानों की तरह चाहता था। गाड़ी में ही उसने लीना का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, क्योंकि 5 महीने पहले उसके बर्थडे पर ही कांड हो गया था। ईली उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आया, ताकि पहले की तरह इनकी लाइफ फिर से पटरी पर आ सके। अब रात को ईली जब गहरी नींद में सो रहा था, तो लीना एक मैसेज छोड़कर फिर से गायब हो गई। हर रोज की तरह आज भी कसीनो से पैसे कलेक्ट कर कचरे वाले ट्रक में भरा जा रहा था। लीना आज तैयारी करके आई थी। सामने पुलिस वाली को देख वो ट्रक किनारे कर लिए। लीना ने उनसे लाइसेंस मांगा तो वो उस पर हमला कर दिए। दरअसल उन्हें पहले से ही पता था कि पुलिस वाले कभी भी अकेले नहीं आते। ये लड़की उन्हें मामू बना रही है। वो लीना को गोली मारते तभी उस रोड में असली पुलिस की गाड़ी आ गई, इसलिए इन्हें लीना को छोड़कर भागना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी लीना ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा और सही मौका देख ब्रिज से सीधे ट्रक पर कूद गई। ट्रक के पीछे वाला शख्स तुरंत उसे शूट करने के लिए ऊपर चढ़ा। लीना ने उसे एक जोरदार किक मारा, जिससे वो शख्स ट्रक से नीचे जा गिरा। वही ट्रक ड्राइवर लीना को नीचे गिराने के लिए ट्रक आड़ा टेढ़ा चला रहा था। लीना ने ट्रक का विंडो तोड़ा और लटक कर ड्राइवर को 2 घूंसे जड़ दिए। इसी हाथापाई के बीच ट्रक डिसबैलेंस होकर टकरा गया। लीना तो बच गई, पर ड्राइवर का काम तमाम हो गया। अगली सुबह ये ट्रक माफियाओं को एक सुनसान रोड पर लावारिस पड़ा मिला। यहीं पर हम एक फिक्सर नामी आदमी को देखते हैं। उसने तुरंत ट्रक में लगे ट्रैकर को चेक किया। चोर ने ना ही तो पैसे लूटे थे और ना ही ट्रैकर हटाया था। इससे क्लियर हो गया कि वो पैसे लूटने के लिए नहीं, बल्कि इस पैसे के पीछे कौन है उसे सामने लाने के लिए ये खेल रचा है। फिक्सर ने झट से अनुमान लगा लिया कि वो जो भी है कहीं ना कहीं से उन्हें ही देख रहा है। लीना दूर से उसे ही देख रही थी। तभी एक बुढ़िया उससे इधर उधर की बातें कर उसका ध्यान भटकाने लगी। इतने में फिक्सर ने ट्रक से एक माइक ढूंढ निकाला, जिसे लीना ने उनकी बातें सुनने के लिए लगाया था, पर वो इसी माइक के चलते पकड़ी गई। फिक्सर ने जोर से सीटी मारी, जिससे लीना ने कान पकड़ लिया। उसकी पहचान रिवील होते ही वहां मौजूद उसके आदमी लीना को घेर लिए। उसने बिना देरी किए एक के गहने फोड़ डाले और दूसरे का सर टेबल पर दे मारा। इतने में एक ने लीना को टप्पा उठा लिया, जिसका सर उसने ऊपर लगे साउंड बॉक्स से फोड़ डाला। फिर झटपट वहां से भाग निकली। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उन लोगों ने उसे इतना जल्दी कैसे पहचान लिया। तभी उसका ध्यान उस बुढ़िया पर गया। इससे पहले कि लीना उस तक पहुंचती, वो बुढ़िया टैक्सी करके निकल गई। लीना ने उस टैक्सी का नंबर याद कर लिया था। उसने शाम तक उस टैक्सी ड्राइवर को धर दबोचा। ड्राइवर लीना को उस घर तक ले गया जहां पर उसने बुढ़िया को छोड़ा था। लीना ने उस घर का मुआयना किया और फिर चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अंदर उसे एक बक्सा मिला। घसीटने के निशान से पता चल रहा था कि इसे हाल फिलहाल ही किसी ने खोला होगा। उस बक्से के अंदर लीना के पेरेंट्स के फाइल मिले, जिससे क्लियर हो गया कि वो बुढ़िया ही फ्यूरी है और अभी अभी वही इस फाइल को यहाँ रख कर गई है। तभी उसके मोबाइल पर एली का फोन आने लगा, जिससे वो पकड़ी गई। अगले पल उससे पूछने लगी कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा।
फ्यूरी ने बताया कि वो गॉडफादर्स का पैसा चुरा रहे थे। इस दरमियान उनके बीच हाथापाई भी होने लगी थी। लीना का हर दाव फ्यूरी के ऊपर फेल हो रहा था। इतने में फ्यूरी के पति सेल्मा पुकारते हुए वहां पर आए। दरअसल उनका चश्मा कहीं खो गया था। अब उन्हें कौन समझाए कि उनका चश्मा तो उनके सर पर ही था। खामखां वो इधर उधर ढूंढ रहे थे। उनके स्वभाव से यही लग रहा था कि वो बिल्कुल इनोसेंट है और सेल्मा की असलियत नहीं जानते। जैसे ही वो यहाँ से गए, लीना ने फ्यूरी पर गन पॉइंट कर लिया, पर एक झटके में ही फ्यूरी ने उससे गन छीन कर पटक दिया। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मगर अब जब तुमने मुझे पहचान लिया है इसलिए तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर फ्यूरी ट्रिगर दबाने ही वाली थी। तभी लीना ने उसे अपने पापा का एक खुफिया मैसेज बताया। ये उनके बैंक ट्रांसफर के लास्ट डिजिट थे। इसे उल्टा करने पर जेली नाम सामने आ रहा था। ये जान तो सेल्मा सख्ते में आ गई, क्योंकि जेली उन 6 गॉडफादर्स की फैमिली में से एक था। अगर गॉडफादर्स को पता चला कि उनके पैसे जेली चुराया है, तब तो निश्चित ही भुचाल आएगा। गॉडफादर्स आपस में ही लड़ जाएंगे। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। सेल्मा ने लीना को 2 ऑप्शन दिए, या तो वो गोली खाए या फिर सेल्मा ही फ्यूरी है, इस राज को छिपाकर उसको ज्वाइन कर ले। इतने में 2 लोग और वहां पर आए। उनमें से एक का नाम था मर्डमैन, जिसे हमने लीना की जासूसी करते हुए देखा था, और दूसरा था वो ट्रक वाला फिक्सर। लीना को यहाँ देख वो कुछ एक्शन लेते। लीना ने बता दिया कि वो सेल्मा के लिए काम करती है। दूसरी ओर जेली को दिखाया जाता है, जिसे कोई नकाब पोश काट छाट रहा था। वैसे आगे की कहानी इस नकाब पोश के आसपास ही घूमने वाली है, तो इसे आप याद रखना। अब अगली सुबह सेल्मा लीना को साथ लेकर उस बिल्डिंग में गई जहां पर उन 6 माफिया फैमिलीज के मिलने का अड्डा था। अंदर हर तरफ केवल क्रिमिनल्स ही भरे पड़े थे। यहीं पर हम उन 6 माफिया खानदानों से भी रूबरू होते हैं। फिक्सर उनके बारे में एक एक करके लीना को बताता है। ये है ड्यूक। पेरिस का ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर उसने ड्रग्स न बनाए हो। दूसरे पर है त्रान फैमिली। लीना ने इनका ही ट्रक चुराया था। ट्रक से जुड़े जितने भी धंधे आपने देखे वो सब इन्हीं के थे। अगला है कैलिफोर्नियन। ये टेक देखता है। मार्केट स्कैम, डिजिटल ब्लैकमेलिंग वगैरह इसी के अंडर में है। जेब काटना, पर्स चुराना, ये काम फहीम का है। ये है ममा, जो वैश्यालय चलाती है। आखिरी में है के ब्रदर्स। जेली इन्हीं का भाई है। पिछले सीन में हमने देखा ही था कि वो किसी मुसीबत में था। ये तीनों भाई तिजोरियां तोड़ते हैं और साथ में पुलिस वालों के सर भी। इन सब के धंधों के देखरेख की जिम्मेदारी फ्यूरी की होती है। यानी फ्यूरी कोई नाम नहीं बल्कि ओहदा है जिस पर फिलहाल सेल्मा काबिज है। फ्यूरी ने गॉडफादर्स को बताया कि उसे उनके अकाउंटेंट दारियस गुहैब के मौत के बारे में कुछ पता चला है। इतने में एक शख्स फ्यूरी के लिए पार्सल लेकर आया। उस पार्सल में जेली का कटा हुआ हाथ था। किसी ने उसके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें भेज दिया था। वो आदमी भी कोई सनकी ही होगा जो मौत के सौदागरों से पंगा ले रहा है। यहीं पर एंट्री होती है सुपारी लेकर मर्डर करने वालों के हेड मिस्टर बग्जी की। ये एक नंबर का हरामी है। गलती से एक वेटर उससे टकरा गया तो वो उसकी उंगलियां मरोड़ने लगा। लीना बीच बचाव करने गई तो वो भी उसके चुंगल में फंस गई। वो उसके हाथ को मरोड़कर जबरदस्ती कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर कर रहा था। इतने में फ्यूरी वहां पर आ गई, जिस वजह से उसे लीना को छोड़ना पड़ा। वैसे बग्जी था तो सुपारी किलर्स का हेड, पर उसकी नजर हमेशा फ्यूरी के ओहदे पर टिकी रहती थी। वो हर वक्त सेल्मा की जगह हथियाने के फिराक में लगा रहता था। यहाँ से ये जेली के कटे हुए डेड बॉडी का निरीक्षण करने जाते हैं। उसका सर गायब था और पैर पर किसी कुत्ते के काटने के निशान थे। इसके अलावा इन्हें दूसरा कोई सबूत नहीं मिला। काफी तहकीकात करने के बाद मर्डमैन को जेली से जुड़ा एक वीडियो हाथ लगा। वो मम्मा का एक कैंटीनर हाईजैक करते हुए दिख रहा था। उसमें कोठे के लिए लड़कियां थीं, पर यह सब वो सिर्फ एक लड़की को किडनैप करने के लिए किया। यानी बेशक वो लड़की कुछ राज जानती होगी। अब ये लड़की ही जेली और लीना के डैड के कातिलों तक पहुंचने का मात्र एक जरिया है। ये मम्मा से डायरेक्ट इस लड़की के बारे में पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि गॉडफादर्स का पैसा कौन चुरा रहा है ये अभी मालूम नहीं हुआ। इसके पीछे मम्मा भी हो सकती है। अगर उसे जरा सा भी भनक लगा कि फ्यूरी उसके पीछे पड़ी है तो वो सारे सबूत मिटवा देगी। इसलिए फ्यूरी ने इस अनजान लड़की का डिटेल निकलवाने के लिए लड़कियों के अगले लॉट में लीना को भेजना ही सही समझा, क्योंकि लीना को कोई पहचानता भी नहीं था। दूसरी ओर हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम है ममा लैंड। इसी बिल्डिंग में मम्मा वैश्यावृत्ति का धंधा चलाती है। मम्मा खुद चलकर अपने नए वैश्याओं का हाल चाल लेने आई। पता चला लीना का नाम लिस्ट में है ही नहीं। फिर अचानक उसका नाम लिस्ट में दिखने लगा। अगर फ्यूरी के हैकर ने 1 सेकंड की भी देरी की होती तो लीना पकड़ी जाती। इसके बाद इन सारे वैश्याओं को नहला धुलाकर जब काम पे ले जाया जा रहा था तो लीना चुपके से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की ओर निकल पड़ी। दरअसल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ही मम्मा का हेडक्वार्टर था। सबके नजरों से छिपते छिपाते वो मम्मा के ऑफिस में पहुंची। वहां पर बहुत सारे ड्रावर थे जिसमें मम्मा जितनी भी लड़कियां मंगवाया करती थी उन सब की फाइल्स रखती थी।
इन फाइलों के ढेर में उस अनजान लड़की का फाइल ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। इतने में किसी के आने की आहट आई। वो मम्मा और बग्जी थे। मम्मा को अंदर आते ही एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई आया था। लीना ने मम्मा के ड्रावर से गन निकाला और जाकर कुर्सी के पीछे जो लड़कियों के मॉडल रखे हुए थे उनके बीच छिप गई थी। मम्मा कैंटीनर की चोरी के सिलसिले में बग्जी को यहाँ बुलाई थी। उसे जानना था कि जेली ने उसके क्लाइंट आसमा को क्यों किडनैप किया था। वैसे भी जेली मर चुका है और इस कैंटीनर चोरी वाले लिखे हुए वीडियो को देख तो की ब्रदर्स या फिर किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि मम्मा ने ही जेली को कैंटीनर हाईजैक करने के चलते मरवाया होगा। इसके पीछे जो कोई भी है वो बहुत सातिर है। वो गॉडफादर्स को आपस में ही लड़वा देने की प्लानिंग कर रहा है। बग्जी को आसमा से मिलना है, पूछताछ करना है और फिर कैंटीनर से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म कर देना है। मम्मा की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी बाहर कोई हंगामा शुरू कर दिया। वो जैसे ही बाहर निकले लीना फाइल लेकर भाग निकली। इस बीच बग्जी ने लीना को फाइल लेकर भागते हुए देख लिया। अगले पल लीना ने हवा में गोली फायर की जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसका फायदा उठाकर वो एक कुस्टयूम पहनी और बिल्डिंग से बाहर निकल गई, लेकिन बैड लक उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वहां से निकली तो डिटेक्टिव केता के कार से टकरा गई। वैसे केता ने उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से निकाल तो लिया, पर इससे लीना की मुश्किल कम होने के बजाय और बढ़ गई। हुआ ये कि केता के हाथ आसमा की फाइल लग चुकी थी। अब लीना जान जोखिम में डालकर मम्मा से इस फाइल को चुराकर भाग रही है। इसका मतलब ये कोई मामूली फाइल तो होगा नहीं। ये समझाते हुए केता ने लीना के सामने एक शर्त रखी कि अगर ये फाइल चाहिए तो उसे अंडरवर्ल्ड की गुप्त जानकारियां डिटेक्टिव केता को देनी होगी। लीना के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो केता की बात मान गई। फिर फाइल लिया और रात बिताने के लिए एक अंडरवर्ल्ड के बिल्डिंग में पहुंच गई। उसे ये फ्लैट फ्यूरी ने दिया था। यही बगल में ही ऑस्लो भी रहता था, जिसे लीना ने उस रात कसीनो में देखा था। उस दिन तो लीना उससे छटक कर भाग गई थी, पर किस्मत घुमा फिराकर फिर उसके पास ही ले आई। दोनों के बीच बात विचार हुआ, फिर दोनों में अच्छी खासी पहचान भी हो गई। दूसरी तरफ हम फिक्सर को देखते हैं जो लीना को लेकर काफी परेशान था। लीना के मोबाइल पर बार बार किसी अनजान लड़के का कॉल आना जिसे वो जानते तक नहीं। कहीं वो पुलिस की मुखबिर निकली तो क्या होगा, यही डर फिक्सर को खाए जा रहा था, क्योंकि ना ही तो फ्यूरी ने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ जानकारी है। इस पर फ्यूरी ने साफ लहजे में कह दिया कि वो इस मामले से दूर ही रहे। उसने जो भी डिसीजन लिया है वो कुछ सोचकर ही लिया है। फिक्सर फ्यूरी के इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए लीना का बैकग्राउंड खंगालने सीधे एली के घर पहुंचा। एली मस्त कान में लीड लगाकर गाना सुन रहा था, इसलिए उसे फिक्सर के दरवाजा खोलने की भनक भी नहीं लगी। कुछ देर तक इधर उधर चेक करने के बाद फिक्सर को एली का सर्विस रिवॉल्वर और बैच मिला, जिससे उसे पता चल गया कि ये बंदा पुलिस वाला है। इसके बाद फिक्सर दबे पांव वहां से कट लिया। अगले दिन सुबह 10 बजे फ्यूरी लीना के घर पहुंची। रात को जिस लड़की के बारे में लीना ने बताया, दरअसल मडमैन उसे लेकर यही आने वाला था। तभी डोरबेल बजी। वो मडमैन था और उसके साथ थी आसमा, वही जिसे जेली ने किडनैप किया था। फ्यूरी के पूछने पर आसमा ने बताया कि जेली उसके डैड से कोई चाबी बनवाना चाहता था। जब उन्होंने मना किया तो जेली ने आसमा को किडनैप कर लिया, जिस वजह से मजबूरन आसमा के डैड को उनकी बात माननी पड़ी। 3 दिन पहले आसमा के डैड का एक मैसेज आया था। आसमा को पता नहीं कि फिलहाल उनके डैड कहां पर है। वीडियो के बैकग्राउंड से फ्यूरी को पता चल गया कि ये जेली की कैरावैन है। बैकग्राउंड में ट्रेन के चलने और कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। जेली के डेड बॉडी पर इन्हें कुत्ते के काटने का निशान भी मिला था। वैसे इस इलाके में जंक यार्ड तो बहुत थे, पर रेलवे लाइन के किनारे एक ही जंक यार्ड था और उसके मालिक के पास एक कटाह कुत्ता भी था। सब गुड़ा गलित लगाने के बाद ये उस जगह छापा मारने के लिए मौसम बना लिए। निकलने से पहले फ्यूरी ने फिक्सर को कॉल किया ताकि वो भी इनके साथ आ सके, मगर उसने तो इनका फोन ही कट कर दिया। दरअसल वो अभी भी लीना के बैकग्राउंड को खंगालने में लगा था। इतने में उसे लीना के फैमिली एल्बम से एक सीक्रेट लिफाफा हाथ लगा, जिसके अंदर लीना के बचपन की फोटोज थी। एक फोटो के पीछे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखा था जिसके चलते फिक्सर को ग्रेवयार्ड जाना पड़ा, जहां पर उसे लीना की ग्रेव मिली, जिससे पता चला कि लीना तो 3 साल की उम्र में ही मर चुकी थी। तो फिर वो कौन है जो अपने आप को लीना बता रही है? इसका जवाब तो खुद लीना ही दे सकती थी। दूसरी तरफ जंक यार्ड में हम जेली के सिटी कैरावैन को देखते हैं, जिसके अंदर से आसमा के डैड एक छोटा सा बॉक्स लेकर बाहर निकले। उनके दोनों साइड 2 मुस्टंडे गन लेकर साथ चल रहे थे। तभी कार से वो नकाबपोश निकला। उसने वो बॉक्स चेक किया और आसमा के बाप के साथ साथ कैरावान के अंदर जितने भी सबूत थे सबको खत्म करने का ऑर्डर देकर तुरंत निकल गया। यहीं से कुछ दूरी पर फ्यूरी, मडमैन और लीना उनके ऊपर नजर गड़ाए हुए थे।
लिना सबूत इकट्ठा करने जैसे ही कैरावान की ओर भागी, वो कठा कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। इधर फ्यूरी और मर्डमैन कत्लेआम शुरू कर चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो ये उनके रोज का काम हो। कुछ सेकंड में ही फ्यूरी ने 4-5 को धड़-धड़ टपका दिया। इधर लीना कुत्ते से बचकर कैरावान तक पहुंच गई और टपाटप जितने भी सबूत इकट्ठा कर सकती थी करने लगी। तभी उसे उसके पापा के हेड राइटिंग में लिखी एक चिट्ठी मिली, जिस पर जेली के लिए लिखा था कि अब हमारे पास पैसा आ गया है, अब हम लॉकर का काम शुरू कर सकते हैं, उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। यानी सच में नकाबपोश, जेली और लीना के डैड एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इधर क्रेन मास्टर कैरावान को तोड़ने ही वाला था। इतने में फ्यूरी ने उसे शूट कर लीना को बचा लिया। कैरावान से इन्हें किसी खास लॉकर की चाबी का ड्राइंग मिला। फ्यूरी ने देखते ही पहचान लिया कि ये गॉडफादर्स के लॉकर की चाबी है। ये चाबी 6 पीस की है, कोई कमाल का आर्टिस्ट ही इसे बना सकता है, इसीलिए उन्होंने आसमा के बाप को उठाया होगा। अब सवाल ये था कि ऐसा क्या है उस लॉकर में जिसके लिए नकाबपोश हाथ धोकर पीछे पड़ा है। क्यों उस लॉकर को हासिल करने के लिए लिना के डैड उस नकाबपोश का साथ दे रहे थे और गॉडफादर्स से दुश्मनी मोल लिए। क्या होगा जब लीना को पता चलेगा कि असली लीना की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। आखिर कौन है वो? क्या वो अपनी पहचान जान पाएगी? वो नकाबपोश कौन है जो गॉडफादर्स में फूट डालने के लिए जेली और लीना के डैड को मोहरा बनाकर गॉडफादर्स का पैसा चोरी करवाया, फिर उन्हें रास्ते से हटा दिया? आखिर नकाबपोश जेली और लीना के डैड को ऐसा क्या ऑफर किया था जो वो उसके साथ काम करने के लिए मान गए? क्या मिस्टर बग्जी सेल्मा को रास्ते से हटाकर फ्यूरी का ओहदा हासिल कर पाएगा? क्या सभी गॉडफादर्स मिलकर नकाबपोश को रोक पाएंगे? जानेंगे इत्मीनान से अगले पार्ट में।